बताइएगा। शेयर हो गई स्क्रीन। ओके ओके ओके। अच्छा, तो कल हमने टेम्परेचर इनका जिनका मैंने बताया था, आपने याद किया होगा। यहाँ तक किया। रिस्पायरेशन रेट, ब्रीथिंग के बारे में क्या है कि एक मिनट में वो कितनी जो है ना ब्रीथिंग करता है। तो जिनका बता रहा हूँ उनका याद रखना है। सही है, ये सारी लिस्ट याद करें, आपकी मर्जी है। पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट जो है वो याद करते हैं। हॉर्स का आपको पता होना चाहिए कि रिस्पायरेशन रेट कितना है, 8 से 12। सही हो गया। 8 से 12 जो है ना पर मिनट रिस्पायरेशन होती है हॉर्स में। सही हो गया। दूसरा आपने ये याद रखना है, डॉग एंड फाउल के 15 से 30, ये दोनों का सेम होता है। 15 से 30 जो है ना रेस्पिरेशन रेट है डॉग एंड फाउल का। सही हो गया। ये भी आपने याद रखना है। और हार्स यहां से याद रखें, हार्स का भी पूछ सकता है। 8 से 12 रेस्पिरेशन रेट है हार्स का। और डॉग एंड फाउल जो चिकन्स पोल्ट्री के हवाले से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उसका रेस्पिरेशन रेट वो है 15 से 30। सही हो गया इन दोनों का। दूसरा है पल्स रेट, हार्ट बीट के बारे में। वो कितना रेट होता है, यहाँ पे आप कैटल का याद रखना है आपने, 45 to 65। ठीक हो गया। 45 to 65 जो है ना पल्स रेट है पर मिनट इसका, किसका, कैटल का। सही है। दूसरा आपने याद रखना है फाउल का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 250 to 300, जो भी ऑप्शन में मिल जाए वो आपने करना है। 250 to 300 पर मिनट पल्स रेट होता है फाउल का, चिकन्स का। सही हो गया। ये आपने याद रखना है। वो अगर वो ट्रिक बता रहा हूँ, अगर वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये रिस्पायरेशन रेट है या पल्स रेट है, तो पल्स रेट हमेशा ज्यादा होता है, रेस्पिरेशन रेट कम होता है। सही हो गया। ये आपको वैल्यूज कम नजर आ रहे होंगे, ये आपको पल्स रेट की जितने भी वैल्यूज हैं ज्यादा नजर आ रहे होंगे। तो कभी कभी ना कंफ्यूजन हो जाती है कि जो है ना क्या हमने चीज याद की थी। जैसे फाउल का आपने जो है रेस्पिरेशन रेट 15 से 30 याद किया, पल्स रेट 250 से 300। तो आपको कंफ्यूजन हो गई कि यार मैंने क्या चीज क्या याद की थी। तो जो वैल्यू ज्यादा नजर आए वो पल्स रेट है, जो कम नजर आए वो उसका रेस्पिरेशन रेट होता है। सही हो गया। तो फाउल का आपने रेस्पिरेशन भी याद रखना है, पल्स रेट भी याद रखना है। रेस्पिरेशन होता है 15 से 30, और जो है ना पल्स रेट होता है 250 से 300। और डॉग का आपने रेस्पिरेशन रेट याद रखना है, वो है 15 से 30। और ये क्वेश्चन आई थिंक 2023 में आया था। चेक करते हैं, अल्लाह करे जल्दी क्वेश्चन मिल जाए, वरना जब ढूंढा जाता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। डॉग का शायद रेस्पिरेशन रेट पूछा गया था। क्वेश्चन आएगा सामने। ताकि वो वैल्यूज हम देख लेंगे तो वो आपको याद, यहाँ पे तो एवरेज में लिखा हुआ है ना। हाँ ये क्वेश्चन आ गया ना, बट ये थोड़ा सा, ये क्वेश्चन है 28 नंबर पे। द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट ऑफ डॉग, 15 से 30 हमने पढ़ा है ना। तो ऑप्शन है ना 14 to 30 पर मिनट। सही हो गया। 10 से 20 नहीं है, 5 से भी नहीं है। क्या हमने पढ़ा है, 15 से 30। ठीक हो गया। ये डॉग का पूछा गया है 2023 में, इसलिए मैंने कहा डॉग और फाउल का रेस्पिरेशन रेट और हार्स का, तीन का आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन आ चुका है। ये क्या है, वैल्यूज आगे पीछे एवरेज है। ठीक हो गया। एक दो का चेंज हो जाता है, बट देखें फिट कौन सा हो रहा है ऑप्शन में, ये फिट हो रहा है ना। 15 से 30 है, 14 to 30 करेक्ट है। 10 से 20 तो हमने पढ़ा ही नहीं, 5 है इस ऑप्शन में, 5 तो है ही नहीं। क्या है, 15 to 30 पर मिनट रेस्पिरेशन रेट होता है डॉग का। ठीक हो गया, ये वाला क्वेश्चन आपका सही है। फाउल का 15 से 30 होता है, हार्स का रेस्पिरेशन रेट 8 से 12 पर मिनट होता है पल्स रेट में से। कैटल का आपने याद रखना है 45 to 65। एंड आपने फाउल का याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 250 से 300, ये पल्स रेट है फाउल का। चिकन्स पोल्ट्री कोई भी वर्ड दे दे, बात एक होगी। नर्वस सिस्टम, इसकी क्या क्लासिफिकेशन है, इसको समझते हैं।
एक होता है सीएनएस। सीएनएस कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सही हो गया। सीएनएस किसे कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें आते हैं दो चीजें, एक आपने याद रखना है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कार्ड। ठीक हो गया। ये आते हैं दोनों सीएनएस में, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ठीक हो गया। या ये क्या है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं? ये सेंटर होता है पूरी जो है ना बॉडी का, ब्रेन और स्पाइनल का, मतलब पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं ये चीजें। उसके बाद दूसरा सिस्टम होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे पीएनएस कहा जाता है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? जितनी भी नर्व्स हैं बॉडी में, क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, ये नर्व्स का क्या काम होता है कि ये कनेक्ट करते हैं सीएनएस को रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक हो गया। मतलब ब्रेन को, स्पाइनल कार्ड को कनेक्ट करते हैं दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी से, तो वो ये नर्व्स होती हैं, वो जो है ना सिस्टम में आती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पीएनएस में। क्रैनियल नर्व्स ब्रेन से आती हैं, पेरी स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कार्ड से आती है। तो ये इनके फिर फर्दर ये नर्व्स हैं, आपने यहाँ तक ऐसे ही समझना है, इनसे कोई क्वेश्चन वैसे नहीं है। उसके बाद फिर इनके दो टाइप से, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक का क्या मतलब है? ये ऑटोमेटिकली काम करता है। क्या करता है? ऑटोमेटिकली काम करता है। इसका अगर मैं आपको बताऊं कि मतलब आप पे इस पे चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक है, नेचुरली है। सही है, ये वो सिस्टम है जो ऑटोमेटेड है, या जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं चलता, उसको कहा जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया। ये जो आपके इंटरनल बॉडी फंक्शंस हैं, जिसमें हार्ट बीट है, रिस्पायरेशन है, डाइजेशन है, ये क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। ठीक हो गया। इसके फर्दर जो है ना टू टाइप्स हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सही हो गया। ये आपको मेमोरी ग्लैंड में बताए थे मैंने। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ये क्वेश्चन आता है। ठीक हो गया, ये बन सकता है वैसे क्वेश्चन, कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक किस जो है ना सिस्टम में आते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। सही हो गया। कैसे कि देखे ना, हार्ट बीट को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना, आप चाह कर भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते अगर वो इंक्रीज होती है तो। सही हो गया। जैसे ब्रीथिंग है, आपकी सांस आप ले रहे हैं, तो इस पे आपका कंट्रोल कोई भी नहीं है। सही हो गया। तो यहाँ वो सिस्टम जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता, उसको कहा जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया। तो ये आपने इस तरीके से समझना है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक डिटेल्ड में नहीं लिखा हुआ, थोड़ा सा बता देता हूं आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए, जो है ना, कि ये दोनों क्या होते हैं। सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम का है, इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, इसका क्या काम होता है? ये बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको स्पीड अप करता है। क्या करता है? स्पीड अप करता है। बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको स्पीड अप करता है। सही हो गया। फॉर सपोज स्ट्रेस, स्ट्रेस आ गया है, स्ट्रेस का माहौल है, एनिमल जो है ना डर चुका है, तो क्या होता है? ये उन केसेस में ये जो है ना सिस्टम एक्टिव होता है, ऑटोनॉमिक सर्वस नर्वस सिस्टम। तो ये सिंपैथेटिक उस टाइम एक्टिव होता है जब कोई स्ट्रेस आ जाता है, या फॉर सपोज हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, डाइजेशन रुक जाती है, तो उस टाइम ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। ठीक हो गया। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक में क्या क्या चीजें आती हैं? पैरासिम्पैथेटिक को कहा जाता है रेस्ट या डाइजेस्ट। ठीक हो गया। क्या कहा जाता है इसको? रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ठीक है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। इसका काम क्या होता है? ये रिलैक्सेशन का काम करता है एनिमल्स में। जब एनिमल रिलैक्स होता है, जो है ना रेस्टिंग पोजीशन में होता है, तो ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है। इसमें हार्ट बीट स्लो होती है, डाइजेशन ज्यादा होती है, और जो है ना आंखें वगैरह अंदर होती हैं। तो इस तरीके से ये रेस्ट का काम करता है, रिलैक्सेशन का काम करता है। सिंपैथेटिक क्या करता है? ये इमरजेंसी, ये हार्मोन की तरह भी यूज होते हैं, बट ये इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी आपको समझ नहीं आएगा। ये कौन सा होता है सिंपैथेटिक? ये इमरजेंसी होता है, इसको इमरजेंसी बोला जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेस में एक्टिव होता है ना। एक फॉर सपोज एक डॉग है, जो है ना, उसको आपने डरा दिया, या एनिमल है कोई भी, उसको आपने डरा दिया, तो हार्ट बीट क्या हो जाती है उस टाइम? इंक्रीज हो जाती है ना। ये ऑटोमेटिक सिस्टम का हिस्सा है, तो ये ऑटोमेटिकली चीजें होती हैं। यहाँ एज अ ह्यूमन भी आपको कोई आके पीछे से धक्का देता है, आपको इल्म नहीं होता, तो आपकी अचानक से हार्ट बीट तेज हो जाती है। ये क्यों होती है?
ये होती है आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के टाइप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। सही हो गया। तो ये इमरजेंसी स्ट्रेस में जब जो है ना स्केयर्ड होता है आदमी, उस टाइम ये एक्टिव होता है, और जब रिलैक्स फॉर्म में होता है एनिमल, तो उस टाइम ये एक्टिवेशन होती है इसकी पैरासिम्पेथेटिक की। सही हो गया। तो ये आपने याद रखना है, बस यहाँ तक यहाँ तक ही समझ रहे हैं। उसके बाद क्या चीज है ऑटोनॉमिक के बाद? दूसरा है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो आपके कंट्रोल में है। क्या है? जो आपके कंट्रोल में है। सोमेटिक ये, इसमें भी नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स हैं, जिस पे जो है ना ये भी क्या करते हैं, सिग्नल्स वगैरह को कैरी करके आते हैं मसल्स, ब्रेन से मसल्स की तरफ। जैसे आपकी मर्जी है आप वॉक करें, जो है ना आपकी मर्जी है आप फुट को पिक करें ना करें, आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी है आप अपने हैंड को ऊपर करें नीचे करें, ये भी आपके हाथ में है। तो ये वो सिस्टम है जो आपके कंट्रोल में होता है, उसको कहा जाता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सही हो गया। जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसके फर्दर टाइप्स हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पेथेटिक। तो ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पेथेटिक किसके टाइप है, ऑटोनॉमिक के या सोमेटिक के। तो वो आपके टाइप्स हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट जो है ना इसके कैटेगराइज किया गया है नर्वस सिस्टम को। आई होप कि क्लियर होगा। क्लियर है? सिंपैथेटिक पैरासिम्पेथेटिक जहां तक बताया है ये आपने जरूर याद रखना है, जितना बताया है, इससे ज्यादा नहीं, बट जितना बताया है ये याद होना है, क्योंकि ये बार बार हर चैप्टर में यूज होगा, तो फिर मुझे बताना, फिर आपको रिवाइज करवा दूंगा, बट उसमें इसका फिर कोई अलग फंक्शन होगा। तो अभी अगर आपको ये थोड़ा सा समझ आया है तो ये बस ठीक है यहाँ तक। ओके ओके। ओके इजी है तो ओके। उसके बाद क्या चीज आपने याद रखनी है? ये आपने याद रखना है कि लार्जेस्ट जो ग्लैंड है बॉडी का वो है लिवर। ठीक है, ह्यूमंस में भी वेटनरी में भी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? लिवर है। और लार्जेस्ट आर्गन अगर पूछा जाए बॉडी का कौन सा है, वो स्किन है। ये आपने ध्यान देना है ग्लैंड और आर्गन में। सही हो गया। ग्लैंड कौन सा है लार्जेस्ट? वो है आपका लिवर। और लार्जेस्ट अगर आर्गन की बात की जाए तो वो है आपका स्किन। सही हो गया, ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये सारी वाटर वगैरह की चीजें याद नहीं रखनी। यहां से एक चीज याद रखते हैं, जो है ना काम की चीज है, उसको समझते हैं। सेंसबल वाटर लॉस, बॉडी से दो तरह से वाटर लॉस होता है, सेंसबल वाटर लॉस, दूसरा होता है इनसेंसिबल वाटर लॉस। सेंसबल वाटर लॉस का क्या मतलब है? जो विजिबल होता है या मेयरेबल होता है, जिसको आप मेयर भी कर सकते हैं या वो विजिबल भी होता है। जैसे यूरिन से जो वाटर लॉस होता है, स्टूल से जो होता है, ये सेंसेबल है। ठीक हो गया। इनसेंसिबल वाटर लॉस कौन सा होता है? वो वाटर जो आप देख नहीं सकते, या जो है ना वो इजीली मेयर्ड नहीं होता है। ठीक हो गया। जैसे स्वीटिंग है, पसीना वगैरह जो होता है उसमें जो वाटर लॉस होता है, उसके बाद इसको आप सही तरीके से मेजर नहीं कर सकते। रिस्पायरेशन की वजह से भी जो आप सांस वगैरह ले रहे हैं, इसमें भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के, वो लॉस होते हैं एज अ वाटर की तरह। ठीक हो गया। तो उनको भी मेजर नहीं किया जा सकता, तो वो इनसेंसिबल वाटर लॉस है। क्योंकि ये एमसीक्यूज में वैसे आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनसेंसिबल वाटर लॉस। तो आपने सेंसेबल में दो चीजें याद रखनी है, यूरिन एंड स्टूल। और दूसरा है इनसेंसिबल लॉस में स्वीटिंग एंड रिस्पायरेटरी की वजह से जो होता है। ब्लड की पीएच कितनी होती है नॉर्मली? ये एमसीक्यूज नहीं आता है, बट फिर भी आपको बता रहा हूँ 7.4। सही हो गया। नॉर्मल ब्लड की ये पीएच है। सही हो गया। ये पीएच आपको बताई थी कि ये चीजें क्या होती हैं। उसके बाद यहां से हम पढ़ते हैं, यहां से एमसीक्यूज हमारे स्टार्ट होंगे वेटनरी के हवाले से। तीन किस्म के ब्लड सेल्स होते हैं। सही हो गया। आपको, आप लोगों ने भी ये पढ़े होंगे ऑलरेडी। कौन कौन से? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटिलेट्स। सही हो गया। आरबीसीज क्या होते हैं? आरबीसीज का अदर नेम आपने याद रखना है, क्या होता है? एरेथ्रोसाइट्स इन्हें कहा जाता है। सही हो गया। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनको एरेथ्रोसाइट्स कहा जाता है। और ये इनका एक ही फंक्शन होता है, सिर्फ सिंपल याद रखें ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जो है ना वो क्या होता है कि ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर एमसीक्यूज भी आ जाए आपने ये वर्ड जरूर याद रखना है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का। तो क्या करते हैं ये रेड ब्लड सेल? ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सही हो गया। और दूसरे होते हैं व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसीस। इनका भी अदर नेम आपने याद रखना है, उनको कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। ठीक हो गया।
व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। और ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, डिफेंस करते हैं, डिफेंड करते हैं बॉडी को बीमारियों से, इन्फेक्शन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जो सेल्स बचाते हैं वो होते हैं डब्ल्यूबीसी। सही हो गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके एक एक फंक्शन है जो पेपर में आपको बहुत ज्यादा काम देगा। कि ऑक्सीजन कौन से सेल ट्रांसपोर्ट करते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिनका अदर नेम है एरेथ्रोसाइट्स। और जो है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी इस बॉडी को डिफेंड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। उनका अदर नेम है ल्यूकोसाइट्स। तीसरे होते हैं प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स का अदर नेम है थ्रम्बोसाइट्स। ठीक हो गया। ये काम ब्लड क्लॉटिंग जितनी भी होती है उनका काम ये प्लेटिलेट्स करते हैं। तो ये इनके तीन तीन जो है एक एक सिंपली फंक्शन दिया हुआ है जो आपने याद रखना है। सही है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन ब्लड सेल कौन से होते हैं? आरबीसीस। और बॉडी डिफेंस सेल कौन से होते हैं? वो होते हैं डब्ल्यूबीसीस। और तीसरा आपने याद रखना है प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स आपके होते हैं ब्लड क्लॉटिंग। और ये तीनों ब्लड सेल अगर आ जाएं कि ब्लड सेल कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, शायद एवरीडे साइंस में बताया है, वो होते हैं बोन मेरो से। कभी भी गलती करके हार्ट को टिक नहीं करना है। अगर पूछा जाए, और ये वेटनरी में आ चुका है आपके, कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटिलेट्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? वो होते हैं बोन मेरो से। सही है। तो ये आपने याद रखना है कि बोन मेरो से ये प्रोड्यूस होते हैं। ये आपने यहां तक ये ब्लड सेल से आपको बता दिया। उसके बाद है अभी ल्यूकोसाइड्स के टाइप्स एंड डिफरेंट। ठीक हो गया। ल्यूकोसाइड अभी वर्ड यूज है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं व्हाइट ब्लड सेल की, डब्ल्यूबीसीस की। इनका काम क्या है? आपको फंक्शन जहन में बिठाना है। फंक्शन है इनका बॉडी को प्रोटेक्ट करना। सही हो गया। बॉडी को प्रोटेक्ट करना। इनके ल्यूकोसाइट्स के टू टाइप्स होते हैं। एक होते हैं ग्रेन्युलोसाइड, दूसरे होते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक हो गया। अभी ये ग्रेन्युलोसाइड क्या होते हैं इनकी केमिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। ये साइटोप्लाज्म, ये सेल की जो है ना एनाटॉमी है, सेल में वहां पे ग्रेन्युलोस नजर आते हैं तो उनको ग्रेन्युलोसाइड कहा जाता है। और हर बार मैं बताता हूं, जिस भी वर्ड के साथ ए लग गया पहले उसका मतलब होगा नॉट। ठीक हो, ये अपने पास फिट कर दें दिमाग में। एसपीएससी ए टर्मिनोलॉजीज यूज करता है। ठीक हो गया। किसी भी वर्ड के सामने आपको उसका मतलब भी नहीं आ रहा ना, तो आपने याद रखना है अगर उसके साथ ए लगा हुआ है तो उसका मतलब होगा नॉट। ठीक हो गया। ग्रेन्युलोसाइड है तो मतलब साइटोप्लाज्म में वो ग्रेन्युलोस छोटे छोटे मौजूद हैं। सही है। ए ग्रेन्युलोसाइड है तो मतलब ए है, तो ए का मतलब है नॉट, मतलब उसमें ग्रेन्युलोस जो होते हैं वो मौजूद नहीं होते। ऐसे एक दो दफा एसपीएससी क्वेश्चन निकाल चुका है। एग्नेशिया या एग्नेथिया का पूछा था और ऑप्शन में दिया था कि वो प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है। तो जिसको पता है ये कीवर्ड के ए लग गया उसका मतलब होगा एब्सेंट। एब्सेंट होगा या नो होगा तो ऑप्शन में वो आपने देखना है। ठीक हो गया। एग्रेनुलोसाइड है मतलब उसमें ग्रेन्युलोज नहीं बनते। आपने इनमें ये देखने हैं कि कौन कौन से व्हाइट ब्लड सेल ग्रेन्युलोसाइड हैं, कौन से ग्रेन्युलोसाइड। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अभी इन व्हाइट ब्लड सेल को डिवाइड किया गया है। जब भी आप ये ब्लड टेस्ट करवाते हैं आपको ये रेशो मिलता है इनका। न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये तीनों कैटेगरीज किस में आते हैं? ग्रेन्युलोसाइड में। एक ग्रेन्युलोसाइड में कौन कौन से आते हैं? मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है। फिर ये लिम्फोसाइट्स के फर्दर टाइप हैं, बी सेल, टी सेल, नेचुरल किलर सेल। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली याद रखें न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ये तीनों आते हैं ग्रेन्युलोसाइड में। ये सारे व्हाइट ब्लड सेल के टाइप्स हैं। सही है। और एक ग्रेन्युलोसाइड में दो आते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है। अभी इनके फर्दर फंक्शंस हैं जो हमने ये ग्रेन्युलोसाइड और ए ग्रेन्युलोसाइड को डिवाइड किया, न्यूट्रोफिल्स का, एसिनोफिल्स का, बेसोफिल्स का, ये काम क्या क्या करते हैं, जैसे मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इनको अभी पढ़ते हैं। सही हो गया। न्यूट्रोफिल्स सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूट्रोफिल्स को। ये क्या करते हैं? ये फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है कि वो डिफेंड करता है आपकी बॉडी को। सही है। तो इसका काम क्या करता है कि ये जैसे बैक्टीरिया वगैरह आती है तो पहले जो सेल व्हाइट ब्लड सेल, जाहिर है व्हाइट ब्लड सेल उससे लड़ेंगे ना, तो कौन से सेल लड़ते हैं पहले फर्स्ट लाइन में या फर्स्टली बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है न्यूट्रोफिल्स। और फेगोसाइटिक होते हैं मतलब उनको इंगल्फ करते हैं, ईट कर जाते हैं बैक्टीरिया को। ईटिंग का काम पहले ये कर देते हैं न्यूट्रोफिल्स। सही हो गया। तो ये व्हाइट ब्लड सेल का टाइप है न्यूट्रोफिल्स, तो ये फर्स्ट लाइन डिफेंस है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। सही हो गया। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा बताऊंगा।
एसिनोफिल का काम क्या होता है? एसिनोफिल जो भी जो है ना एलर्जिक वगैरह रिएक्शन होते हैं, उनको ये देखते हैं, व्हाइट ब्लड सेल का टाइप एसिनोफिल्स, ठीक हो गया। एलर्जिक रिएक्शन जितने भी बॉडी में होते हैं जो है ना, उनको एसिनोफिल्स देखते हैं। एलर्जिक रिएक्शन में एक हेपारिन एंड हिस्टामाइन रिलीज होता है एलर्जिक रिएक्शन के दौरान, तो वो बेसोफिल्स का काम होता है, ये वो उनको रिलीज रिलीज करवाता है। ये इसका फंक्शन पेपर के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका मोनोसाइट। और यहाँ पे आपने इसको कनेक्ट करना है कि ये है कौन सा, एक ग्रेन्युलोसाइड है, सही हो गया, एक ग्रेन्युलोसाइड है मोनोसाइट्स। और ये लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एमसीक्यूज आपका इन टाइप्स में से आ सकता है कि कौन सा टाइप व्हाइट ब्लड सेल का लार्जेस्ट है या लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट है। ल्यूकोसाइट इज एन अदर नेम ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, सही हो गया। तो व्हाइट ब्लड सेल के टाइप में से जो इसके पांच ये टाइप्स हैं, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है, तो वो है मोनोसाइट, ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है। ये काम क्या करता है? ये हाईली फेगोसाइटिक होता है, मतलब ये भी ईट करता है बैक्टीरिया को ताकि जर्म्स वगैरह क्लियर हो जाएं, और जो डेड सेल वगैरह हैं उनको क्लियर करता है ये, जितने भी सेल्स की डेथ हो जाती है तो ये मोनोसाइट का काम होता है, उनको ईट वगैरह करता है। उसके बाद अगर इसके नंबर इंक्रीज होंगे तो वो इन्फेक्शन डिक्लेयर किया जाता है क्रोनिक, जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस। जब भी किसी भी ट्यूब टीबी के पेशेंट की आप रिपोर्ट देखेंगे ब्लड सेल्स में की, तो आपको ये मोनोसाइट्स नंबर ज्यादा नजर आएंगे। तो जब इनकी तादाद ज्यादा हो जाती है तो मतलब उन बंदों में होती है, उन पेशेंट में से उनमें होती है जिनको टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वेटनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू से फिजियो में, कि टीबी से कौन से वाइट ब्लड सेल ज्यादा होते हैं या कौन से वाइट ब्लड सेल उसमें टीबी के केस में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो है आपका मोनोसाइट्स, ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया, मोनोसाइट। और ये सबसे बड़ा ल्यूकोसाइट है, वाइट ब्लड सेल है। उसके बाद है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का काम क्या है? सिंपल एक चीज याद रखें कि ये एंटीबॉडीज बनाता है। जाहिर है बॉडी जो डिफेंड करते हैं व्हाइट ब्लड सेल, तो वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं जो इम्यूनिटी देते हैं और फाइट कर सकते हैं इन्फेक्शन के खिलाफ। तो एंटीबॉडीज जो व्हाइट ब्लड सेल में बनाता है वो काम करता है आपका लिम्फोसाइट्स। तो ये इन दोनों ये इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, कि लार्जेस्ट कौन सा है, मोनोसाइट, या टीबी के केस में कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं, मोनोसाइट। और एंटीबॉडीज कौन सा व्हाइट ब्लड सेल बनाता है, लिम्फोसाइट, ठीक हो गया। ये आपने इनके टाइप में से याद रखना है। आई होप कि क्लियर होगा अभी। प्लाज्मा सेल, ये अभी लिम्फोसाइट के जो है ना दो टाइप्स हैं, ये नीचे पढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं बताता हूँ, सही है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद अभी कुछ जो है ना सेल्स हैं वो कहाँ कहाँ से जो है ना कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ चुका है ऑलरेडी वीओ के पेपर में। मोनोसाइट जो सेल हैं ये बोन मेरो से, जाहिर है व्हाइट ब्लड सेल का टाइप है, तो व्हाइट ब्लड सेल ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, बोन मेरो से। तो ये मोनोसाइट बोन मेरो से हो गए। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। कफर सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से रिलीज होते हैं या कहाँ पे मौजूद होते हैं कफर सेल। तो ये आपका क्वेश्चन विटनरी में आ चुका है, वो लिवर में। आपने डायरेक्ट याद रखना है, अगर पूछा जाए कि कफर सेल कहाँ से कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो वो आपके होते हैं लिवर में, सही होगा। डस्ट सेल तो ये मट्टी वगैरह ये कहाँ पे, लंग्स में होते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के हवाले से। कफर सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरे माइक्रोगेलिया सेल, माइक्रोगेलिया सेल कहाँ पे होते हैं, ये ब्रेन में मौजूद होते हैं, सही हो गया। तो ये दो आपने याद रखने हैं यहां से, इससे ज्यादा याद नहीं रखना। कफर सेल आपका ऑलरेडी वीओ के पेपर में आ चुका है कि कफर सेल जो है ना कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ से, वो लिवर से होते हैं। और माइक्रोगेलिया सेल ये ब्रेन में मौजूद होते हैं, सही हो गया। आई होप कि ये चीजें क्लियर होंगी। उसके बाद जो चीज आपको बतानी है वो क्या है, यहाँ पे अभी ये स्प्लीन लिखा हुआ है, तो स्प्लीन को थोड़ा सा समझते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फाइड ऑर्गन ऑफ जो है ना एनिमल बॉडी। अभी क्या होता है कि जो है ना लिम्फाइड ऑर्गन वो होते हैं जो बॉडी को इम्यूनिटी वगैरह या प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन वगैरह से,
जो है ना, फिर लिम्फ वगैरह वो बनाते हैं। इस पूरी में जाने की जरूरत नहीं है, ये कंसाइज मटेरियल में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लिम्फाइड ऑर्गन्स होते हैं जो है ना आपके, थाइमस, बोन मेरो, बुर्सा फेब्रिकस, ये सारे लिम्फाइड हैं। स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, जो है ना पेयर्स पैचेस, ये लिम्फाइड ऑर्गन्स होते हैं। सही है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, इन सब में से सबसे बड़ा कौन सा होता है? स्प्लीन। ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? स्प्लीन। स्प्लीन के फंक्शन आपने याद रखने हैं कि ये काम क्या करता है। ये रेड ब्लड सेल्स का जो है ना, यहाँ ब्लड सेल को स्टोरेज का काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, कि रेड ब्लड सेल यहाँ ब्लड सेल को स्टोर कौन करता है? तो वो करता है स्प्लीन। ये आपका फंक्शन आ चुका है वीओ के पेपर में, ठीक हो गया। ब्लड सेल को स्टोर कौन सा जो है ना कौन करता है? तो वो करता है आपका स्प्लीन करता है। दूसरा, स्प्लीन को कहा जाता है, आपने बायोलॉजी वगैरह में पढ़ा होगा, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ठीक हो गया। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज मतलब जो रेड ब्लड सेल हैं, जो उनकी डेथ हो जाती है, तो उनका कब्रिस्तान इसको कहा जाता है। ठीक हो गया। आरबीसीज, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, स्प्लीन को कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन आ जाए स्टोरेज का, तो स्टोर का काम कौन करता है ब्लड सेल को? वो भी स्प्लीन करता है। सही हो गया। ये भी आर्गन बॉडी में मौजूद होता है, और ये लार्जेस्ट लिम्फाइड आर्गन है। उसके बाद जो चीज आपने याद रखनी है, अभी ये लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, ये दो किस्म के होते हैं। जो लिम्फोसाइट हमने ऊपर पढ़ा कि ये क्या करते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं। क्या काम करते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। उसमें आपने याद रखना है, एक तो बी लिम्फोसाइट, दूसरे होते हैं टी लिम्फोसाइट। दो टाइप्स होते हैं लिम्फोसाइट्स के, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स, दूसरे होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ठीक हो गया। बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं आपके बोन मेरो में, या वहां पे बनते भी हैं, मेच्योर भी होते हैं बी बोन मेरो में। बी लिम्फोसाइट, बी से बोन मेरो। टी लिम्फोसाइट होते हैं थाइमस में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है, जो इनसे रिलेटेड, जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं ब्लड में, अभी ये एमसीक्यूज करवा रहा हूं, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये वाला। प्लाज्मा सेल्स जो हैं ब्लड में, वो कहाँ कहाँ से लिए गए? बी लिम्फोसाइट से ड्राइव्ड है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि बी लिम्फोसाइट से हैं या टी लिम्फोसाइट से। तो जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो आपके बी लिम्फोसाइट से हैं, क्योंकि बी लिम्फोसाइट्स ही एंटीबॉडीज बनाता है। ठीक हो गया। बी लिम्फोसाइट्स ही एंटीबॉडीज बनाता है। ठीक हो गया। आई होप कि ये चीज क्लियर हुई होगी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो कहाँ से ड्राइव्ड है, बी से या टी से? तो आपने याद रखना है कि वो किससे हैं, जो है ना बी लिम्फोसाइट से ड्राइव्ड हैं, और ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर भी आपने याद रखनी है प्लाज्मा सेल्स की। प्लाज्मा सेल्स की स्ट्रक्चर होती है कार्ट व्हील शेप ऑफ न्यूक्लियस की होती है। तो ये भी एक एमसीक्यूज है कि प्लाज्मा सेल की शेप कौन सी होती है? कार्ट व्हील की होती है। ठीक हो गया। कार्ट व्हील शेप होती है प्लाज्मा सेल्स की। और जो है ना, क्या कहते हैं इसको, और ये होती है ड्राइव्ड होती है बी लिम्फोसाइट से। मतलब ब्लड में प्लाज्मा, प्लाज्मा में फिर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटिलेट्स, ये चीजें मौजूद होती है। लिक्विड पार्ट जो होता है ब्लड का, उसको प्लाज्मा कहा जाता है। सही हो गया। तो इसकी शेप कौन सी होती है? कार्ट व्हील। ये शेप भी आपने याद रखनी है। और ये ड्राइव्ड होते हैं आपके किससे? जो है ना बी लिम्फोसाइट से। ये आपने याद रखना। दूसरा, स्प्लीन आपको बता दिया। स्प्लीन ब्लड बैंक आप समझ लें, स्टोरेज का समझ लें, कुछ भी समझ लें, वो होता है जो ओल्ड आरबीसीज होती हैं डैमेज होके, उनको ये स्टोर का काम करता है। सही है। ये आपने याद रखना है। और ये बी लिम्फोसाइट्स बोन मेरो में प्रोड्यूस होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स आपके होते हैं थाइमस में। थाइमस जहाँ पे जो है ना, ये भी बॉडी को फाइट करने के लिए होते हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट, जो वहां पे जो है ना टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये एंटीबॉडीज के फर्दर टाइप्स हैं। क्या है? एंटीबॉडीज के फिर फर्दर टाइप्स हैं। इनमें आपने याद रखना है, जो है ना अभी इनके कितने टाइप्स हैं? अमीनोग्लोबिन जी, अमीनोग्लोबिन ए, अमीनोग्लोबिन एम, अमीनोग्लोबिन डी एंड अमीनोग्लोबिन ई। ये इसके हैं टाइप्स। किसके? एंटीबॉडीज के। सही हो गया। तो ये आपने याद रखना है।
वैसे चलो, एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी एक प्रोटीन होता है जो बॉडी बनाती है किसी जो है ना इन्फेक्शन वगैरह से लड़ने के लिए, या जो एंटीजन होता है उसके साथ बाइंड करने में, ताकि वो उससे लड़ सके। ठीक है, ये एंटीबॉडीज को कहा जाता है। ये इनकी डेफिनेशन वगैरह तो नहीं पूछी जाएगी, बट मैंने आपको बता दी। चलो फिर आप कहेंगे एंटीजन क्या होती है? तो एंटीजन क्या है? ये फॉरेन सब्सटेंस होता है। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं फॉरेन सब्सटेंस, जैसे कोई वायरस है, जर्म्स है, बैक्टीरिया है, टॉक्सिन है। तो ये जैसे बॉडी में एंटर होते हैं ना, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना उसको रिस्पॉन्स करता है। तो वो किससे रिस्पॉन्स करता है? एंटीबॉडी से करता है। किससे करता है? एंटीबॉडीज से करता है। तो ये एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं स्पेशल, जो बॉडी बनाता है, स्पेशली बी सेल लिम्फोसाइट। कौन बनाता है? बी सेल लिम्फोसाइट। आपको ऊपर बताया लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाते हैं ना। तो बी सेल वो जो होते हैं बोन मेरो में, ये वाले, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक हो गया? ये वाली, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो ये किसके साथ अटैच्ड होते हैं? एंटीजन के साथ अटैच्ड होते हैं, ताकि उसको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सकें बॉडी को। तो इनको सोल्जर की तरह आप समझ लें, और एंटीजन को एनिमी की तरह आप समझ सकते हैं। तो अभी ये फर्दर एंटीबॉडीज के टाइप्स होते हैं। जैसे व्हाइट ब्लड सेल के टाइप्स थे, ऐसे इनके टाइप्स हैं। ये करके क्लास खत्म करते हैं। यहां से सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ते हैं। अमीनोग्लोबिन जी जो टाइप होता है एंटीबॉडी का, ये सबसे ज्यादा होता है, 80% होता है बॉडी में या एंटीबॉडीज में। यहां से आपने याद रखना है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। प्लेसेंटा क्या होती है? जो मदर को फीटस तक जो पैसेज मिलाता है, उसको प्लेसेंटा कहा जाता है, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये एंटीबॉडी क्रॉस करती है प्लेसेंटा को। तो ये डायरेक्ट एमसीक्यूज है कि कौन सा टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। तो वो है अमीनोग्लोबिन जी। ठीक हो गया? जितनी भी सीक्रेशन है, जितनी भी सीक्रेशंस हैं, जैसे टीयर्स हैं, आंसू हैं, पसीना है, सलाइवा है, म्यूकस, जो भी कोलेस्ट्रम, ये सारी चीजें जो हैं, उनमें होता है अमीनोग्लोबिन ए। ठीक हो गया? सीक्रेटरी प्रोडक्शन या एंटीबॉडीज को कहा जाता है। सीक्रेशन से रिलेटेड जितने भी ये चीजें हैं, वो अमीनोग्लोबिन एम में आते हैं। सही हो गया? और जो आपने चीज याद रखनी है, बस यहाँ पे अमीनोग्लोबिन ई है, तो ये एलर्जिक रिएक्शन जितने भी बॉडी में होते हैं, तो ये एंटीबॉडी प्रोटेक्ट करती है उनको। तो यहाँ से इनके ये नाम है, टाइप्स हैं। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो एक एक काम आपको बताया कि प्लेसेंटा को कौन सी क्रॉस करती है, वो करती है जी। और सीक्रेशन में कौन सी होती है? अमीनोग्लोबिन। ये जो टाइफाइड वगैरह जिस भी बंदे को होता है ना, तो आप उसकी टेस्ट पढ़ेंगे ना, रिपोर्ट, तो आपको वहां पे ये एंटीबॉडीज की टेस्ट की जाती है। उसमें आपको ये नंबर मिल जाएंगे, अमीनोग्लोबिन जी, ए, एम। ये उसमें वो ब्लड सेल में, लेबोरेटरीज में टेस्ट होती है। तो इस, क्योंकि एंटीबॉडीज की कमी हो जाती है ना उसमें। तो ये उसके टाइप्स होते हैं एंटीबॉडीज के। सही हो गया? कि इस टाइप में ये 80% होती है टोटल एंटीबॉडीज का, सबसे ज्यादा अमीनोग्लोबिन जी होती है। ठीक हो गया? तो 2 मिनट बचे हैं, और क्या चीज पढ़ते हैं लास्ट में। एनीमिया किसे कहा जाता है? एनीमिया का क्या मतलब है? कि एबनॉर्मल रिडक्शन इन नंबर ऑफ आर्म। जब भी जो है ना बॉडी में रेड ब्लड सेल की कमी हो जाएगी, उसको कंसीडर किया जाता है एनीमिया। ठीक हो गया? एनीमिया किसे कहा जाता है? जब बॉडी में रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है, तो उसे एनीमिया कहा जाता है। ये आपने डेफिनेशन इसकी समझनी है। सही हो गया? बाकी इसके ये टाइप, नार्मोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक, ये फिलहाल आप याद ना रखें, ये फिर पैथो में डिटेल में आएंगे, वहां पे पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसा इतनी चीजें नहीं लिखी हुई, और ना ही ये पेपर में आता है कि जो है ना कौन से टाइप से कौन सी होती है एनीमिया। तो ये भी आपको ब्लड जो टेस्टें होती हैं उनमें मिल जाता है, बट ये याद रखने की जरूरत नहीं। एनीमिया की डेफिनेशन आपको पता हो। एनीमिया किसे कहा जाता है? जब रेड ब्लड सेल की बॉडी में कमी हो जाती है, उससे एनीमिया कहा जाता है। सही हो गया? तो ये आपने चीज याद रखनी है। कल इंशाल्लाह हम इम्यूनिटी को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इससे भी 2025 में क्वेश्चन आपका आ चुका है। सही हो गया? तो ये भी आपने याद रखना है। ये इम्यूनिटी को आपने अच्छे तरीके से समझना है, एक्टिव पैसिव अच्छे तरीके से समझाऊंगा। फिर आगे चलेंगे। जो है ना आज शायद ये लेस देन 1 मिनट है, क्लास हमारी खत्म होगी। आपने लिंक को दोबारा ज्वाइन करना है, और जो है